हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि बेटा सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बेटा पीरियोडिक टेबल के बारे में भी सीखा था और कुछ जो एक्सपेरिमेंट किए थे पीरियोडिक टेबल के ऊपर, जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने अपने राय दी थी, बताया था कि ऐसे होगा, ये वैसे होगा। और हम जो एटम को अरेंज करेंगे तो वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम अरेंज करेंगे, ना कि आइसोट्रोप्स की फॉर्म में, ना उसके मास की फॉर्म में। ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में सीखी थी और कुछ हमने उनके नाम याद रखने के लिए ट्रिक्स सीखी थी, कुछ बची हुई थी। जैसे कि हमारा अभी पी ब्लॉक पूरा बचा हुआ है, ठीक है ना। कौन सा बचा बेटा हमारा? पी ब्लॉक। चलो, तो हमने जहाँ तक है डी ब्लॉक, लेंथेनाइट, एक्टिनाइट की लिख ली थी। पी ब्लॉक हमारा बचा हुआ है, ठीक है। जो हमारा 1s ऑर्बिटल होता है, जो हमारा 1s होता है, तो 1s को बेटा हम बोलते हैं s ब्लॉक। और एक था हीलियम वाला और एक हाइड्रोजन वाला, उन दोनों को बेटा एस ब्लॉक बोलते हैं। एक को बोलते हैं एल्कली मेटल, दूसरे को बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल। क्योंकि उनको एस ब्लॉक एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका जो आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन होता है वो एस ऑर्बिटल में पहुंचता है या रीच करता है ना, या फुल फील्ड होता है या हाफ फील्ड होता है। पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक एलिमेंट को इसलिए पी ब्लॉक बोला गया क्योंकि जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है जो आउटर मोस्ट सेल में पी ऑर्बिटल में पहुंचता है, ठीक है ना। जो पी ऑर्बिटल में पहुंचता है तो उसको क्या बोला बेटा हमने? पी ब्लॉक एलिमेंट। और जो स्कैंडियम से जिंक तक जो बात की थी, कहां से कहां तक बेटा? हमने स्कैंडियम से जो जिंक तक बात की थी, स्कैंडियम से, मेरा तो राइटिंग भी गंदा है, स्कैंडियम से जिंक तक की जो बात की थी, इनको बोलते हैं बेटा हम डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं इनको? डी ब्लॉक। लास्ट क्लास में मैं बताना भूल गया था आपको, डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है बेटा। और ये इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है। देखो जैसे कि मैंने बोला कि बेटा आपको एक 1 से 30 तक, मिनिमम 1 to 30 तक सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए। कि मोस्टली केस में जो आपको केसेस मिलेंगे वो 1 से 30 तक मिलेंगे। तो आपको 1 से 30 तक क्या होना चाहिए बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए। बाकी का आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बहुत रेयर केस में वो पूछता है आपसे, ठीक है बेटा। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को कंप्लीट करोगे। चलो, इनको डी ब्लॉक एलिमेंट इसलिए बोलते हैं और इनको दूसरा नाम ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट को बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके बीच में डी डी ट्रांजिशन होती है। क्या होती है? डी डी ट्रांजिशन होती है। जो डी डी ट्रांजिशन होने के कारण इनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। बाकी को हम नहीं बोलते, ना पी ब्लॉक में बात करेंगे ना एस ब्लॉक में। चलो, तो जो चीज हमारी बची हुई थी अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारी कार्बन फैमिली बची, सॉरी पी ब्लॉक फैमिली बची हुई है, उसकी बात करते हैं। ग्रुप 13, 15, 16, 17 एंड 18। ओके, तो ग्रुप 13 की बात करें तो बोरोन। तो बोरोन फैमिली को क्या बोलते हैं बेटा? बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। बात समझ में आ रही बेटा? तो इसके लिए ट्रिक क्या लिखेंगे? बैंगन, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। क्या लिख सकते हो बेटा? लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ग्रुप 13 की बात करी और जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है बेटा 2s2 2p1। इनको क्या बोलते हैं? ग्रुप 13, क्योंकि 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और उसमें 10 और जोड़ दो तो कितना हो गया? 13 ग्रुप है ना, इस तरीके से। बोरॉन हो गया बेटा, क्योंकि देखो पी और पी ब्लॉक एलिमेंट इसलिए बोलते हैं जो इनका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है कहां पहुंच रहा है? पी ऑर्बिटल में। उसके बाद बात करते हैं कार्बन फैमिली की। कसी, जी, सन, पब। देखते हैं इसकी कोई और ट्रिक है क्या हमारे पास? कहे क्या ट्रिक बना सकते हैं इसकी? मेरे तो कसी जी सनपब से याद है, कुछ और देखते हैं, कुछ नया बन जाए तो। मेरे तो कसी जी सनपब से याद है, कसी जी सनपब। चलो अब एक नई ट्रिक बनाते हैं अपने अकॉर्डिंग। सी फॉर कहे, कहे सीता, जी। बेटा हिंदी में कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? लिख लेना। देखो जैसे मेरे को याद आ रहा है
कि मैं गॉड पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, तो गॉड से ज़्यादा रिलेटेड बातें करता हूँ। कहे सीता जी सुनो प्रभु, अगर आपको अच्छी लगे तो ये लिख लेना प्रभु, वरना का सी जी सन पग, मेरे को ये याद है, आपको मुझे अच्छा लगेगा, मेरे को जो अच्छा लगा मैंने ये बता दिया आपको, ठीक है। चलो ये बात हो गई। इसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन आता है आपका निकल के बेटा, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या होता है, NH2 NP2। तो इसके पास टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 4। अगर 4 में मैं 10 ऐड कर दूं तो कितना हो गया, 14। कौन सा ग्रुप बन गया बेटा, ये 14 ग्रुप। आगे बढ़ते हैं, कसीजी संपर्क के बाद कौन बचता है, नाइट्रोजन। मेरे को देखो इसकी भी याद है, नपास, नपास सभी, ठीक है। चलो इसकी भी बनाते हैं कुछ, इसकी तो याद नहीं है, नपास सभी ना कोई पास है अभी, कुछ बनाते हैं, बनाओ बेटा कुछ अगर याद हो तो। इसकी तो एकदम से याद आ गई थी तो बना दिया। नपास सभी। इसके बाद नाइट्रोजन के बाद कौन सी फैमिली, ऑक्सीजन, ओसी टीपो, ओसी टीपो, इसकी भी बनाते हैं। और एक बात आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन फिल FCl BrI80 एंटीमनी। और एक आपका बचेगा नियोन, ही नी आर्गन क्रिप्टन जीनोन, और कौन सा बचा, आरएन, ठीक है बेटा। इसका एटॉमिक नंबर 86, इनका याद रखना 18 10 54 के अराउंड होता है इसका, शायद याद कर लेना, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा है। इसका 32 आई थिंक। चलो बेटा देखो, मैंने देखा उसकी कुछ बनाई है क्या, याद करता हूँ ना, फिर इसका तो कुछ बनाया ही नहीं मैंने ट्रिक। चलो कुछ बनाते हैं। ना फिर नाना पाटेकर, नाना पाटेकर, नाना पाटेकर, ऑस्ट्रेलिया सभी, नाना पाटेकर। चलो लिख लो बेटा। देखो मेरे को तो नपास सभी से याद है, आप लिख सकते हो नाना पाटेकर। नाना पाटेकर क्या नाम है उसका, नाना पाटेकर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, नाना पाटेकर ऑस्ट्रेलिया सभी बोले, सभी बोले, है ना, बोले बिस्मित, नाना पाटेकर ऑस्ट्रेलिया सभी बोले। ऐसे याद कर लो। हाँ इसको कैसे याद करेंगे, ओ सुन, चलो इसको तो ऐसे याद करना, ओ से ओ, ओ से, ओ से देखो टीपू, ओ से देखो, देखो, ओ से देखो टीपो, टी पो, ऐसे याद कर लेना। देखो सी माने क्या होता है, देखना, एस ए, है ना बेटा। तो यहाँ पे याद रखना ओ से देखो टीपो, ठीक है। अगर ना यहाँ से याद कर सकते हैं ओ सी टीपो, मैंने तो जैसे याद कर रखी है, लेकिन वो आपको ज़्यादा बेटर नहीं लगेगी, इसलिए फिर मैंने बोल दिया। तो बेटा याद कर लेना, नाना पाटेकर ऑस्ट्रेलिया सभी बोले, है ना। ना फिर चलो जो भी आपको याद हो, जो मेरे को लगा मैंने लिख दिया। इसकी याद लिख लेना, फिर कल बाहर आई आंटी,
ठीक है बेटा। फिर कल बाहर आई आंटी, लिख सकते हो। इसकी लिख सकते हो हीना। बेटा हिंदी में कंफर्टेबल हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं हो तो मेरे को बता देना, फिर मैं आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भेज दूंगा। हीना नीना, हीना नीना। और आर्गन को क्या बोलेंगे? और करीना। खुश हो रहे हो करीना के नाम पे। हीना नीना और करीना की जीरोक्स, की जीरोक्स कौन? रीना, या लिख लो रानी, ठीक है ना। हीना नीना और करीना की जीरोक्स, यहाँ पे की को साइलेंट रखना है, की जीरोक्स कौन है? रानी। बात समझ में आ रही बेटा? तो ये कुछ ट्रिक्स थी, इनको याद रख लेना। इसको 15 ग्रुप क्यों बोलते हैं? इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP3 होता है। तो टोटल कितने हो गए? 5, 10 जोड़ दो, 15 ग्रुप हो गया ये। इसकी बात करें NH2 NP4 6 हो गया, तो 6 में 10 जोड़ दो, 16 ग्रुप। इसकी बात करें फ्लोरीन में 7 होते हैं, 7 + 10 17। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP5, टोटल कितने हो गए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 7, तो इसको 17 ग्रुप बोलेंगे। इसके पास कितना होता है? 8, तो इसके लिए होता है N एक्सेप्ट टू हीलियम, हीलियम को छोड़कर NH2 NP6, ठीक है। तो 8 हो गए, 8 हो गए तो बेटा कितने होंगे? 18 ग्रुप, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं एक्सेप्ट टू हीलियम, हीलियम गैस को छोड़कर क्या होगा बेटा उनका कॉन्फ़िगरेशन? क्योंकि हीलियम का क्या होता है? 1s2 आना चाहिए s ऑर्बिटल में, s ब्लॉक एलिमेंट में हीलियम को आना चाहिए, बट वो आता किस में है? किस में आता है बेटा? वो जीनोन सॉरी हेलोजन सॉरी इनर्ट गैस फैमिली में, है ना। किस में आता है वो? इनर्ट गैस फैमिली में, ये 18th ग्रुप में। क्यों? क्योंकि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हाईली स्टेबल होता है। बात समझ में आ रही बेटा? तो ये कुछ ट्रिक्स थी जो आपको याद रखनी है, और मेरा मानना ये है कि जैसे लेक्चर देखो उसके तुरंत बाद इसको बहुत अच्छे से रट के डाल दो, याद कर लो, तो आपका बेटा ये जो है क्लियर हो जाएगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। बार बार आप एटॉमिक नंबर ही ढूंढते रहोगे, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें नहीं करनी है। रफ करा जाए। अब हम इनके कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे कि इनका s ऑर्बिटल के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, p के लिए क्या होगा, d के लिए क्या होगा, s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में कितने आ सकते हैं, d सब सेल में कितने आ सकते हैं, f सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो हेडिंग डालो, ये आपका पीरियोडिक टेबल खत्म हो गया, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो थोड़ा सा याद रखना बेटा, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है थोड़ी सी, खुदा के बंदो या काली माता के भक्तों जो भी हो, आपको थोड़ा सा बस कष्ट दे देना दिमाग पे और इनको याद कर लेना। जिसने बच्चे ने याद कर लिया, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। और रही बात सिलेक्शन की, सिलेक्शन आपका होगा अगर गाइडेंस को पूरे प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे, ठीक है बेटा। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत ईमानदारी के साथ काम करो। अगर आज का लेक्चर बोला गया आज देखो तो देखो, लगता है कि 1 घंटा 1.5 घंटा बैठना बोरिंग सा फील होता है, और बेटा मिस मत करो, क्योंकि यही टाइम आपके लिए संघर्ष का है, और इसी टाइम अगर आप संघर्ष कर लोगे तो लाइफ में कामयाब। थोड़े दिन होते हैं कष्ट के, वो झेलोगे तो ज़िंदगी में ऐश के दिन मिलेंगे, और नहीं झेल पाओगे तो बेटा ज़िंदगी भर झेलते ही रहोगे, परेशानियों को फेस करते रहोगे, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना है। आप अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो सारे के सारे, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे मुझे उम्मीद है, और अच्छे से लेक्चर देख रहे होगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है बेटा। तो हम कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे थे, हेडिंग डालो कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे आपने, मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में लिखवा दिया है। जैसे कि हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए GOC जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके लिए खुदा होता है या भगवान होता है। ऐसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके लिए खुदा और भगवान होता है, और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मोल कंसेप्ट। तो ये 3 जो चैप्टर हैं, ऑर्गेनिक तो अभी हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है, इन तीनों चैप्टर से थोड़ा थोड़ा आपको पूरे टोटल चैप्टर का आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है।
सारी केमिस्ट्री एक दूसरे से रिलेटेड है। अब कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, आपको कॉन्फ़िगरेशन बता दिया है तो आपको याद हो जाना चाहिए। अब एस ऑर्बिटल के लिए कैसे लिखेंगे, तो लिखो पहला फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए। तो एस ब्लॉक के लिए क्या लिखते हैं बेटा हम, एन एस माइनस टू, माइनस नहीं है, एक से दो, कभी आप माइनस सोचो, मतलब एस ब्लॉक के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन होगा एन एस टू, एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और दो, तो कितने मैक्सिमम जा सकते हैं, एक से दो, मिनिमम कितना हो सकता है एक, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं दो कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा, चलो इसके लिए बात कर ली, इसके लिए बात करते हैं पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक के लिए क्या आना चाहिए बोलो, पी ब्लॉक के लिए आपका आना चाहिए, पी ब्लॉक कब आएगा, एन एस ऑर्बिटल के बाद एन एस टू एन पी 1 माइनस 6, 1 माइनस नहीं है, ये फिर से बोल रहा हूं 1 से 6, मतलब 1 to 6, तो 1 to 6, ठीक है ना बेटा कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद हम बात करें एस पी डी, डी ब्लॉक के लिए क्या आएगा बोलो, तो हमारा डी ब्लॉक कैसे आता है, देखो जब आपने क्रोमियम का लिखा होगा, कॉपर का जो एक्सेप्शन थे, तो उसमें आपने लिखा होगा 3D 10 और 4s1, यही तो लिखा था ना। तो 3D देखो पहले s ऑर्बिटल जो जा रहा है वो कौन सी सेल में आ रहा है, n = 4, और जो हमारा d आ रहा है वो क्या आ रहा है, n-1, किस में आ रहा है बेटा, n-1। बात समझ में आ रही है, मतलब s से कम आएगा, कितना कम आएगा, n-1। देखो ध्यान से देखो बेटा, अगर इसको 3 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, n-1 और d, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, इस तरीके से। तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बेटा हमारा, आप लिख सकते हो डी ब्लॉक के लिए, तो डी ब्लॉक के लिए होता है 3D × 4s, और 3D और 4s में क्या जा सकता है, n-1, सॉरी हाँ n-1 d 1 to 10, ठीक है बेटा, डॉट ns 1 to 2, या ऐसा लिख लो ns2, ठीक है बेटा। तो ये n होगा तो ये ऑर्बिटल कौन सा होगा, n-1, याद रखना। देखो अगर ये n होगा तो ये n-1 होगा, इस तरीके से उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। और वहां पे देखो 1 से 2 भी जा सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, तो यहाँ पे 1 से 2 भी जा सकता है और 2 भी जा सकता है, इस तरीके से भी लिख सकते हो। फोर्थ की बात करें एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो बेटा कैसे आएगा उनका, देखो तो एफ ब्लॉक जब भी आएगा आपका जो आएगा बेटा, जैसे मान के चलो एफ जो स्टार्ट होते हैं ऑर्बिटल वो 4 से स्टार्ट होते हैं, 4f, उसके बाद 5d 6s, इस तरीके से मिलेगा। तो आपको देखो बेटा इसका जो ऑर्बिटल मिलेगा 4f 5d 6s, ठीक है। अब आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच रहे होंगे, s ऑर्बिटल में, तो n की वैल्यू कितनी होगी 6, तो f ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू क्या होगी बेटा, n-2, कितनी होगी, n-2, तो आप लिख सकते हो n-2 f 1 to 14 डॉट। अब इसमें जो आपका d ऑर्बिटल है उसमें d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए, ठीक है ना बेटा। तो d में जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं आपके n-1, देखो इसके लिए तो 1 करना पड़ेगा, इंटू d 1-2, यहाँ पे सिर्फ 1 से 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यहाँ से 1 से 14 में जाते हैं। और ये सारी चीज़ हम लेंथेनाइड और एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ेंगे, और ये सारी चीज़ें हमारी कोऑर्डिनेशन चैप्टर है 12th क्लास का, हम उसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ अभी याद रखना है कि किसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बात समझ में आ रही बेटा। इसके बाद लास्ट ऑर्बिटल क्या होगा, ns, उसके लिए क्या होगा 2, बात समझिए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2। तो ये इनके कॉन्फ़िगरेशन थे, इस तरीके से आपको इनका कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है बेटा। चलो एक बात और है कि ग्रुप नंबर से या हमें कोई ऑर्बिटल दे रखा है उससे ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, बात समझ में आ रही बेटा। कोई अगर हमें ऑर्बिटल दे रखा है और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, उससे पूछ ले कि बताइए ये जो ऑर्बिटल है ये मैंने बोल दिया 4s, जैसे मैंने बोल दिया आपको कुछ भी रैंडमली गिवन कर दिया यहाँ पे, जैसे मैं एग्जांपल में लेके चल सकता हूँ
आपको ये दे दिया 4s1। अब इससे पूछ रहा है कि बताइए जो 4s1 ऑर्बिटल है ये कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जो वैल्यू निकल के आएगी मैं उससे बता सकता हूं कि 4s1 ऑर्बिटल इस ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने पूछ दिया 3d5 4s1, मैंने बोल दिया बेटा बताइए इसका जो ग्रुप नंबर होगा कौन सा होगा। बात समझ में आ रही है बेटा? तो मुझे वो देखना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं बेटा। चलो बात करते हैं, हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर की ऑर्बिटल दे देगा, उससे कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्या उसका ग्रुप नंबर क्या होगा। चलो हेडिंग डालो बेटा एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल के लिए कैसे निकालेंगे? हेडिंग डाल ली होगी आपने कैलकुलेशन ऑफ ग्रुप नंबर। एस ऑर्बिटल के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो लिखो बेटा ग्रुप नंबर क्या होगा, उसका ग्रुप नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस सबसेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस सबसेल। ठीक है बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है? देखो कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल मुझे दे दिया 4s, ठीक है ना, 4s1, ये मुझे एग्जाम्पल दे दिया। मुझसे पूछे बताइए बेटा इसका जो ग्रुप नंबर होगा वो कितना होगा। तो इसका जो ग्रुप नंबर होगा कितना होगा, देखो कहां से पता चलेगा, उसके इलेक्ट्रॉन से पता चलेगा। क्योंकि अभी हम किससे निकाल रहे थे, इलेक्ट्रॉन से तो निकाल रहे थे। देखो जब मैंने कार्बन पी ब्लॉक की बात करी थी, मैं बोला कार्बन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, NS2 और NP2, तो 2 2 4 हो गया ना बेटा 4। तो इसको बोला था 10 ऐड कर दो, 4 इलेक्ट्रॉन मिले अनपेड, इसमें 10 ऐड कर दे कितना 14। तो मैं इससे बता रहा था 14 क्या बोल रहा था कि कौन से ग्रुप का बेटा, 14 ग्रुप का, ऐसे तो बोल रहा था। तो वही चीज है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन बताएंगे, जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो उसके बारे में क्या बताएगा, ऑर्बिटल किसके बारे में बताएगा, ग्रुप नंबर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू देखो कितनी है बेटा, 1। तो 1 आएगा तो कौन सा होगा बोलो, जब यहाँ पे n की वैल्यू 1 आएगी और जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही क्या होगा बेटा, ग्रुप नंबर। तो n की वैल्यू कितनी होगी 1, तो ग्रुप नंबर भी क्या हो गया बेटा आपका 1। तो ग्रुप कौन से का होगा ये 4s1, कौन से ग्रुप का होगा बेटा, ग्रुप 1 का होगा। ग्रुप 1 में कौन आते हैं, ग्रुप 1 में कौन आते हैं, ही ली ना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रूबिडियम। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? बस तो वही चीज है। बात करते हैं पी ब्लॉक के लिए। पी ब्लॉक के लिए भी क्या होगा बेटा, सबके लिए सम होगा, तो पी ब्लॉक के भी निकाल सकते हैं। तो पी ब्लॉक के लिए अगर बात करें तो उसको कैसे निकालेंगे, तो पी ब्लॉक के लिए जो फॉर्मूला होगा 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सबसेल। बात समझ में आ रही बेटा? उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा आपको, 12 ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा उसमें, 12। जैसे कि मैं बात करूं, एग्जाम्पल लेके बात कर सकते हैं हम, कैसे बात कर सकते हैं, जैसे मैंने बात कर ली 3p2 की बात कर ली। अब मुझसे पूछा कि बताइए कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। तो देखो बेटा 12 प्लस 2 ऐड कर दिया कितना हो गया 14, और 14 कौन से ग्रुप का हो गया ये बेटा, 14 ग्रुप का। और 14 ग्रुप में कौन होता है देख लो, कार्बन। तो उसके लास्ट में कॉन्फिगरेशन क्या आता है, 2 आता है ना, तो कितना हो गया 14 ग्रुप। बात समझ में आ रही है? ऐसे मैंने आपसे पूछा बताइए NP6, या मैंने लिख दिया यहाँ पे 4p6 लिख दिया। मैंने पूछा बताइए इसके लिए पी ब्लॉक के लिए 4p6 के लिए कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 प्लस 6, 12 इंटू कितना हो गया 18। तो 18 होगा, जिनमें देखो
नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। नोबल गैस में नियोन क्या होता है 10, तो 10 के लिए क्या आता है NH2 NP6। तो देखो लो यहाँ पे भी 6 कंप्लीट है और यहाँ भी 6 कंप्लीट है। तो आप बेटा इस तरीके से बता सकते हो कि अगर उसका हमें कोई ऑर्बिटल दिया हो, उसके पास इलेक्ट्रॉन देखो, उसमें 12 ऐड कर दो, तो उससे क्या निकल के जाएगा आपको ग्रुप नंबर निकल गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो अब बात करते हैं डी के लिए। डी ब्लॉक के लिए कैसे निकालेंगे? देखो एस में सिर्फ एस देखना है, पी में सिर्फ पी ऑर्बिटल देखना है, और डी में बात करते हैं डी में दोनों में मिक्स होकर आता है। तो डी के लिए बात करेंगे तो डी में कैसे आएगा, तो डालो हेडिंग डी ब्लॉक। ठीक है बेटा, हेडिंग डालो डी ब्लॉक। डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक कैसे होगा, देखो तो डी ब्लॉक कैसे निकालते हैं ग्रुप नंबर निकालने के लिए? डी ब्लॉक का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबसेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबसेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस सबसेल। बात समझ में आ रही बेटा? देखो जो भी ट्रिक्स बता रहा हूं आपको याद रख लेना। अभी इसकी भी एक ट्रिक बता दूंगा डी ब्लॉक के लिए। डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए कैसे निकालते हैं ग्रुप नंबर बताता हूं। यहां तक आपको ये चीज समझ में आ गई? अगर आ गई तो बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो अगर यहां पे बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबसेल है, मैंने आपको एग्जांपल में दे दिया 3d5 4s1। अब वो पूछ रहा है कि बताइए ग्रुप नंबर क्या होगा, तो आपको क्या करना बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबसेल कितने हो गए 5, नंबर ऑफ एस कितने इलेक्ट्रॉन 1, कौन सा हो गया 6, कौन सा ग्रुप हो गया बेटा 6th ग्रुप हो गया। और ये ऑर्बिटल कहां देखने को मिलेगा आपका, क्रोमियम का। किसका देखने को मिलेगा, क्रोमियम 24। आप चेक कर सकते हो नोटबुक में जो पीरियोडिक टेबल बनाई है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24। देखो मैं इसका ट्रिक बताता हूं आपको। स्कैंडियम से और जिंक तक का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। स्कैंडियम, वेनेडियम 23 होता है, हाँ हम भी घबरा जाते हैं। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, जिंक 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 नहीं लास्ट है, मैग्नीशियम के बाद आता आयरन, फी को नी, फिर कोई निकला कोटा जाने। ठीक है ना बेटा? देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखो। देखो एक ग्रुप, देखो मेरे को याद है इसलिए मैं बता रहा हूं, आपको याद अभी नहीं। ग्रुप 3 ग्रुप की बात करें ना, अभी टेबल बनवाइए बेटा। ग्रुप 3 4 5 6 7 8 9 12 10 11 12, ये क्या बेटा ग्रुप नंबर हो गया। अब देखो इसके ऑर्बिटल से कैसे निकालते हैं, कॉन्फ़िगरेशन से कैसे निकालते हैं। देख लो 6 आया था बेटा, 6 ग्रुप मिला 3d5। देखो अब मैं कैसे बताता हूँ। आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखो 3d1 4s2, 3d2 4s2। देखो सबके लिए बेटा ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, इसके लिए 3d3 4s2, इस अरे ये तो छूट गया 3d5 4s1। इसके लिए बात करूं 3d5 4s2। इसके लिए बात करूं 3d6 4s2। इसके लिए बात करूं 3d7 4s2। इसके लिए बात करूं, अच्छा स्पेस कम हो गया। कोबाल्ट के बाद कौन आता है, निकल हवेली से, दिख रहा ना ये। इसके लिए कितना आएगा आपका 3d8 4s2। इसके लिए आएगा आपका 3d10 4s1। और जिंक के लिए कितना आएगा 3d10 4s2। इसका ग्रुप नंबर कितना होता है, इसका हो गया 10, इसका 11, इसका 12 ग्रुप नंबर। देखो इसके लिए बेटा आपको ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सी ट्रिक है।
कॉन्फ़िगरेशन याद हो गया बच्चे को, ग्रुप नंबर ऑफ एटॉमिक। इसके पास देखो टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने बेटा, डी में 1 और एस में कितने हो गए टोटल, बोलो 1 + 2 कितने हो गए 3, देख लो बेटा 3 मिल रहा है ना, मिल रहा है 3, 1 + 2 = 3, देख लो बेटा 3 मिल रहा है, 2 2 कितना हो गया 4, 3 2 5, 5 × 1 6, 5 2 7, 6 2 8, 7 2 9, 8 2 10, 10 2 1 11 12। जिस बच्चे के कॉन्फ़िगरेशन याद हो गया, तभी तो बेटा मैं बोल रहा हूं बार बार कि आप लोग कॉन्फ़िगरेशन को याद कर लो 1 से 30 तक, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी ख़त्म। और एटॉमिक नंबर याद कर लो तो आपकी 80% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई इसी चैप्टर से। मेरी बात समझ में आ रही बेटा, बहुत अच्छे से बता रहा हूं मैं, ये छोटी छोटी जो ट्रिक्स हैं याद रखो। इसका जिस बच्चे के कॉन्फ़िगरेशन याद हो गया, स्कीम टाई वाले क्यों माने फिर कोई निकले कोटा जाने, ये जिस बच्चे का ट्रेंड याद हो गया, उसका कॉन्फ़िगरेशन का ट्रेंड याद हो गया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो ग्रुप आराम से बता सकता है। मैं मानता हूं कि बेटा बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि ग्रुप कौन सा कैसे निकालते हैं, तो आप उस एटम के लिए आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन देखो, उसमें जो पी ब्लॉक का है उसमें 10 ऐड कर दो, और एस ब्लॉक का है तो उसमें जितने लास्ट में 1 है तो 1A और 2 है तो 6, उसके बाद इनका ऐड कर दो। बात समझ में आ रही बेटा। और इसी के बाद 11 के बाद कौन सा आता है 13, जिसको पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जहां तक मुझे उम्मीद है बेटा आप ये चीज निकालनी सीख गए होंगे। हाँ, और आपसे मैं पूछूं, रफ करो इसको, लेंथेनाइड कहां आते, एफ ब्लॉक की बात करो। ठीक है बेटा, चलो यहां तक हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं एफ ब्लॉक के लिए, एफ ब्लॉक के लिए पूछूं तो एफ ब्लॉक में कौन आता है बेटा आपको, एफ ब्लॉक में आते हैं लेंथेनोइड एंड एक्टेनोइड। और आपको लेंथेनोइड और एक्टेनोइड के लिए ग्रुप नंबर क्या बताया था बेटा, देखो पीरियोडिक टेबल में देखो भाई 3, तो हम निकालेंगे क्यों, आप देख लो एफ ब्लॉक के लिए जहां बात करेगा उसमें एफ ब्लॉक के लिए क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, FDS तीनों होते हैं, उसके लिए क्या निकलेगा ग्रुप नंबर 3 निकल के आएगा। क्या मेरी बात यहां तक आप लोगों को समझ में आ रही है? अगर आ रही है इसको रख लो, छाप लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं नोमेनक्लेचर। क्या कि हम किसी भी एलिमेंट का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। मान के चलो जैसे मेरे को 101 दे दिया, अकॉर्डिंग टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलग होता है नोमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक का अलग होता है। मैंने बोला आपको 101, बताइए इस नंबर का 101 मैंने पूछा, बताइए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, बता सकते हो? मुझे तो लगता नहीं, आपने पढ़ा होगा भाई 101, 102, 122, 143। ठीक है, ये मैंने आपको 4 नंबर दे दिए, मैंने पूछा बताइए, और नफरत वाला होता है 1, चलो बनाता हूं, अभी बनाता हूं उसका भी। चलो 143 के बाद क्या बन सकता है बनाते हैं देखो, ये चप्पल देखा है,
तो इसका बना लो 1 1 4 3 1 1 4 3 1। ये चप्पल देखा है? ठीक है बेटा, 1 4 3 1। तो मुझे इनका नोमेनक्लेचर करना अकॉर्डिंग टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कैसे करेंगे? देखो बेटा, बुरा नहीं मानना, बस ऐसी जस्ट बताने के लिए, समझाने के लिए लिखा है। नंबर, कोई भी नंबर दे सकता है और उसका मुझसे क्या पूछ सकता है कि बताइए इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो उसके पहले आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। तो पहले हेडिंग डालो नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? ठीक है, चलो। तो 0 से बना हीरो, से बना 2, फिर बना 3, फिर बना 4, फिर बना 5, फिर बना 6, फिर बना 7, फिर बना 8, फिर बना 9, फिर कुछ नहीं। चलो ऐसा कर लेते हैं। अच्छा नहीं लग रहा ना देखने में? 6 7 8, अभी भी अच्छा नहीं लग रहा। फिर इसको हटाओ, दोनों को सिमेट्रिकल करो। 5 6 7 8, अब बढ़िया लग रहा है। दोनों बराबर हो गए ना, पहले गड़बड़ सा लग रहा था। तो बेटा 0 को बोलते हैं नील, क्या बोलेंगे उसको? नील। 1 को क्या बोलेंगे हम बेटा? अन, अन बन सन। इसको बोलेंगे बाई, इसको बोलेंगे ट्राई, इसको बोलेंगे क्वाड्रेट। क्या बोलेंगे बेटा इसको? क्वाड्रेट। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में क्वाड। क्या बोलते हैं इसको? क्वाड। पेंट, इसको बोलते हैं पेंट, इसको बोलते हैं हेक्स, इसको बोलते हैं हेप्ट, इसको बोलते हैं ओक्ट, और एन को बोलते हैं क्या बेटा? बोलो इन। इन क्या बोलते हैं? ई डबल एन, एन। अब यहां से लिख सकते हो, लिख सकते हो ना बेटा? चलो बात करते हैं कैसे लिखेंगे। पहला एटॉमिक का नंबर नाम लिख रहा, नोमेनक्लेचर मेरे को इसका लिखना है। तो इसका नोमेनक्लेचर लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 0, पहले है 1, 1 के लिए क्या बोलते हैं? यू एन, यू एन। उसके बाद 0 नील, उसके बाद 1 फिर से अन, ये इसका नाम हो गया अन नील अन, है ना। और दूसरा नाम इसका होता है बेटा यू एन यू। इसका यू ले लो, इसका एन ले लो, इसका यू ले लो। बात समझ में आ रही बेटा? यू एन यू, यू एन यू। ठीक है बेटा, इस तरीके से। इसके दूसरे वाले की बात करें 102, 102 के लिए बात करेंगे अन नील बाई। ठीक है ना, अन नील बाई। इसके लिए जो नाम आएगा यू एन बी। क्या आएगा बेटा? यू एन बी। कैपिटल भी हो सकता है, यू एन बी स्मॉल भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको समझ जाना चाहिए जब इस तरीके से नाम लिखा हो हम उसका नाम बता सकते हैं। तो आपको बेटा ये देखना कि जो पहला अक्षर लिखा है वो उस अक्षर के लिए है, जो दूसरा लिखा है वो दूसरे अक्षर के लिए, तीसरा तीसरे वर्ड के लिए। ठीक है, आपको ऐसे देखते हैं शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखा होता है, ये पूरा उसका डिटेल में नाम लिखा होता है। चलो आप बना लेना, इसका मैं बताता हूँ। 143 का, 143 का अन, अन के बाद होगी बन, बन के बाद होगी क्वाड, फिर क्या होगा बेटा? क्वाड के बाद 3 का मतलब ट्राई। तो इसका जो शॉर्ट नेम आएगा यू क्यू टी, यू क्यू टी। अरे यार सही से अच्छा नहीं लग रहा ना, यू क्यू टी। तो आप इनऑर्गेनिक में उसको अगर कुछ बोलना हो तो यू क्यू टी बोल सकते हैं। हाँ भाई, इनऑर्गेनिक में यू क्यू टी है ना, इस तरीके से बोल सकते हैं। इसकी बात करेंगे, मेरे एक चप्पल देखा है ना, ये चप्पल देखा है। अगर आपको इसका आंसर देना है, यू क्यू टी का आंसर देना है, तो आपको क्या देना पड़ेगा? अन क्वाड ट्राई अन। तो इसका आंसर देना पड़ेगा यू क्यू टी यू, यू क्यू टी यू, है ना। यू क्यू टू यू, यू क्यू टू टी यू, है ना। इस तरीके से उसका नाम दे सकते हैं। बड़ा अजीब व गरीब है,
ठीक है ना बेटा, तो आप इस तरीके से भी आंसर दे सकते हो। बाकी आप लिख लेना, एक बचा है कर लेना उसको। चलो ये था आपका नोमेनक्लेचर, ये खत्म हो गया। छोटी सी बात है, पूछता पूछता कभी नहीं है, कभी पूछ ले तो पता होना जरूरी है, आना चाहिए आपको। ठीक है बेटा, चलो यहां तक पहुंचे हम। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल की। क्या पढ़ेंगे बेटा हम? प्रॉपर्टीज। हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक पीरियोडिक टेबल। प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। बात समझ में आ रही है? किसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है बेटा हमें? पीरियोडिक टेबल की। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो पहला लिखो बेटा रेडियस, एटॉमिक रेडियस। ठीक है ना, एटॉमिक रेडियस। और हमारी रेडियस जो होती है वो काफी टाइप्स की होती है। नंबर एक, ये हेडिंग होगी आपकी, नंबर एक कोवालेंट रेडियस। नंबर टू, कोवेलेंट के बाद क्या होती है बेटा? मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस। उसके बाद होती है, मेटालिक के बाद कोवेलेंट हो गया, मेटालिक हो गया। उसके बाद आती है आपकी वंडर वाल रेडियस। वंडर वाल रेडियस। एक और होती है बेटा आयनिक रेडियस, लेकिन वो आयनिक रेडियस का कंसेप्ट थोड़ा अलग है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है? जो न्यूक्लियस से और जो सेल के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? बोलो बेटा, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। लिखो, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल। ठीक है ना, लिख सकते हो द डिस्टेंस, क्या लिखोगे? द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, कौन सा सेंटर? न्यूक्लियस, है ना। द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू, है ना, टू आउटर मोस्ट cell of an atom is called atomic radius. जहां तक मेरी बात है बेटा, आपको बहुत अच्छी से सारी चीजें समझ में आ रही होगी, बहुत प्यार से पढ़ रहे होंगे। बस ऐसे ही पढ़ते रहना, ठीक है? ऐसे ही पढ़ोगे, हंसते रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ाई होगी। देखो कहाँ से कहाँ तक, भाई इस पे मत जाना, हमारी ड्राइंग खराब है, टेढ़े मेढ़े गोले बन जाते हैं। कभी आप बोलोगे सर आप कैसे कैसे बनाते हो, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस होगा, ये जो डिस्टेंस होगी क्या कहलाएगी बेटा? एटॉमिक रेडियस। अब ये किस किस की फॉर्म में हो सकती है? किस किस की फॉर्म में हो सकती है बोलो? कोवेलेंट रेडियस की फॉर्म में हो सकती है, मेटालिक रेडियस की फॉर्म में हो सकती है, वंडर वाल रेडियस की फॉर्म में हो सकती है। ठीक है बेटा, चलो तो पहली हेडिंग डालो कोवेलेंट रेडियस। इनको रफ कर दूं, रफ कर दो बेटा, रफ कर देता हूं। हेडिंग डालो फिर कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस, चलो बेटा लिखो इसमें, लिख लो क्या बोल रखा है इसने? कॉम्बिनेशन ऑफ पेनिट्रेट, कॉम्बिनेशन ऑफ पेनिट्रेट। देखो पेनिट्रेट का मतलब क्या होता है?
यही बता दिया जाए। जब एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के अंदर चला जाए, ठीक है ना, जब एक न्यूक्लियस की सेल दूसरे न्यूक्लियस की सेल के अंदर घुस जाए, क्या बोलते हैं उसको हम बेटा? पेनिट्रेट बोलते हैं। टेढ़े मेढ़े बन रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां से इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मिला दो, ठीक है बेटा। जब इसको मिला दिया, इसको इस तरीके से कर लो। इसके लिए डिस्टेंस क्या होगी बेटा? r1 होगी, इसके लिए क्या होगी? r2 होगी, और ये टोटल क्या होगी? r, ठीक है ना, r। तो r बराबर क्या होगा? मुझे ये निकालना है, ये वाला r, ठीक है ना। तो r बराबर क्या होगा? देखो कोवेलेंट रेडियस कैसे निकालेंगे? r ए बी इक्वल टू r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। तो डेफिनेशन लिख सकते हो आप इसके, द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर ऑफ, अरे रख दीजिए थोड़ा साइड से, द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चलो, द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर कौन कौन से बेटा? बात समझ में आ रही? दो सेंटर कौन कौन से? वो एक तो ये वाला सेंटर और एक R2 वाला सेंटर, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस उसकी बात कर रहा है। सेंटर ऑफ टू कोवेलेंटली bonded atom in a covalent bond, ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्ड is called कोवेलेंट रेडियस। देखो बेटा, अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर कोवेलेंट रेडियस होती क्या है। तो उसके बाद में हमने लिखा था हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर कौन कौन से? ये ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड, और दोनों क्या हो? कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, ऑफ एटम इन ए कोवेलेंट बॉन्ड, और एक कोवेलेंट बॉन्ड के साथ, इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। देखो बात करते हैं कोवेलेंट क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड भी जब भी बनेगा शेयरिंग से बनेगा। किससे बनेगा? वो शेयरिंग से बनेगा। कैसे बनेगा? देखो चलो मैं बताता हूं, अच्छे से समझाता हूं शेयरिंग क्या होती है। हाँ, तो बेटा कोवेलेंट रेडियस की बात कर रहे थे, तो मैं पहले आपको समझा देता हूं कि कोवेलेंट होता क्या है। चलो ऐसे समझो, देखो कोवेलेंट बॉन्ड की बात बता रहा हूं मैं, ये वैसे केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक आइडिया दे देता हूं। जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो बनेगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किससे बनेगा वो? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो कैसे, आपके फेवरेट कुरकुरे हैं, कुरकुरे खाते हो ना आप लोग? बहुत अच्छे से कुरकुरे खाते हो। थोड़ा पानी भी दे देना। पानी नहीं, कुरकुरे खाते हो आप लोग? बहुत अच्छे से खाते होगे, मुझे मालूम है। और जो बच्चियां होती हैं उनके ज्यादा फेवरेट होते हैं कुरकुरे, बहुत कुरकुरे खाती हैं लड़कियां। तो क्या हुआ, अचानक से एक दिन आपको मम्मी ने पैसे नहीं दिए, आपके पास थे, बोल के चलो कितने बता सकता हूं भाई, आपके पास भी 4 रुपीज थे, इनके पास भी 4 रुपीज थे, और जो कुरकुरे का पैकेट था, चलो ऐसे नहीं, ऐसे 4 रुपए में कौन देता है भाई, ऐसा थोड़ी होता है, 5-5 का होता है। अब भाई 5 वाले में तो हवा भरी होती है ना, हवा ही होती है उसके अंदर, तो हवा तो खानी नहीं है, 10 रुपए में कुछ चीज मिलेगी भाई। हम मान के चलो इसके पास भी 5 रुपए, इस बंदे के पास भी 5 रुपए,
और कुरकुरे का पैकेट है हमारा 10 रुपीज़ का। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से, और जो बच्चा समझ रहा है बिल्कुल बेटा, आप सही कंसेप्ट पकड़ रहे हो, जो जिस चीज से सोच रहा है। इनको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, इसके पास ही 5 इलेक्ट्रॉन। स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए उसको? 10। बात समझ में आ रही है? स्टेबल होने के लिए चाहिए 10। स्टेबल कब होगा? कि भी जब भी तो 10 रुपए का मुझे कुरकुरे का पैकेट मिलेगा। अब मैं बोल के जाऊं, अगर मेरे पास वो 5 रुपए, इसके भाई के पास 3 रुपए हो, तो मैं उससे जाके बोलूं भाई मेरे को 2 रुपए उधार कर ले और कल ले लेना 2 रुपए मेरे से, है ना, 8 रुपए ले ले। तो वो क्या बोलेगा? सुबह से शाम तक अगर 4-5 लोग ऐसे आ गए तो मेरी तो दुकान बंद हो जाएगा, मैं तो लॉस में जाता रहूंगा, नहीं मिलेगा। अब आपका कुरकुरे खाने को मन भी कर रहा है, आपको कुरकुरे भी खाना है, और आपको बेटा पैसे भी नहीं है। आपको अचानक से पता चला कि मेरे फ्रेंड के पास, आपका फ्रेंड अगर आपके घर के सामने है और उसके पापा उसको 5 रुपए दे के गए हैं और आपने उसको देख लिया है। अब आपके पास अरेंजमेंट नहीं है 5 रुपए का, आपको पता है कि मेरी फ्रेंड के पास 5 रुपए हैं, तो आप क्या दिमाग लगाओगे कि यार क्यों ना मैं शेयरिंग कर लूं, है ना। तो उसने उससे बोला यार मेरा मन कुरकुरे खाने कर रहा है, तो बोल नहीं मेरे को नहीं खाना। तुम्हारे मन में खोट है खाने का, इसके मन में नहीं है, अब क्या करोगे? बॉन्डिंग तो हो नहीं सकती। फिर आपने लालच दिया, चला ऐसा करते 5 रुपए मैं डालूंगी और 5 रुपए तू डाल ले, और थोड़ा तू खा लेना, थोड़ा मैं खा लूंगी, है ना, या मैं खा लूंगा या तू खा लेगा, भाई जो भी है। खोट आया, लालच मिला इसको 5 रुपए का। अब जब 5 मिला तो भाई 5 रुपए ये डाल रहा, तो 50-50 हो रहा है दोनों का। तो इन्होंने क्या करा बेटा, गए दुकान वाले के पास, और इसका भी कुछ एरिया होगा भाई, इसका भी कुछ एरिया होगा, शेयरिंग हो गया, ये शेयरिंग हो गया इस तरीके से। तो इसका जो पार्टिसिपेशन था और इसका जो पार्टिसिपेशन था, दोनों का क्या हुआ बेटा? इक्वल हुआ। तो ये एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के अंदर क्या चला जाता है, इतनी अच्छी शेयरिंग हो जाती है इन दोनों के अंदर। अब दोनों बराबर बराबर बैठ के खा लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसको बोलते हैं बेटा हम कोवेलेंट बॉन्ड। जब भी वो शेयरिंग से बनेगा और एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के अंदर पेनिट्रेट कर जाए, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। क्योंकि शेयरिंग क्या हो रही? बराबर की हो रही दोनों में, है ना। ऐसा तो नहीं है एक ज्यादा करेगा एक कम करेगा। बात समझ में आ रही? शेयरिंग होगी जब भी बराबर की होगी, या तो एक एक इलेक्ट्रॉन की होगी या दो इलेक्ट्रॉन की होगी। जैसे कहां ले गए मेरे को, जैसे बात करो सिंगल बॉन्ड H और H, इसके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इसलिए सिंगल बॉन्ड आता है। और डबल बॉन्ड हो, इसके बीच में दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, 2 बॉन्ड आते हैं। N ट्रिपल बॉन्ड N, इनके बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की होती है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। कभी कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड देखे? नहीं, बना मत लेना कभी आप 4 बॉन्ड बना लो, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से शेयरिंग जब भी होगी इक्वल होगी, ठीक है ना, ये चीज आप दिमाग में रखना। चलो ये बात समझ में आ गई। फॉर्मूला निकाल लिया हमने, रेडियस कैसे निकाले? R1 + R/2। अब हेडिंग डालो मेटालिक रेडियस। क्या पढ़ना है बेटा अब हमें? मेटालिक रेडियस। तो मेटालिक रेडियस क्या होगी बेटा? मेटल के बीच में, और ये चीज हमने और अच्छे से कहां पढ़नी पड़ेगी? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसमें सब मेटल होते हैं, 3D मेटल। हेडिंग डालो मेटालिक रेडियस। अब मेटालिक रेडियस क्या होती है उसकी बात करते हैं, ठीक है। और मेटालिक रेडियस मिलेगी एज ए लैटिस पॉइंट में। किसको मिलेगी? लैटिस पॉइंट में। और वो लैटिस पॉइंट क्या होते हैं देखते हैं। मेटालिक रेडियस किसमें मिलेगी बेटा? वो मेटल लैटिस में मिलेगी, मेटल लैटिस में। कहां होगी वो? मेटल लैटिस पर। अभी मेटल लैटिस क्या होता है? देखो मेटल लैटिस क्या होता है? जब एक मेटल दूसरे मेटल के लैटिस पॉइंट से टच हो जाए। बात समझ में आ रही बेटा? मतलब इस मेटल का सरफेस इस मेटल के सरफेस से टच हो जाए, उसको क्या बोलते हैं बेटा? मेटल लैटिस बोलते हैं। और ये चीज आपको सॉलिड स्टेट में भी मिलेगा, लैटिस पॉइंट, ब्रेवियस लैटिस पॉइंट, ये सारी चीज मिलेंगी, ठीक है। तो इसके लिए भी मैंने क्या बोला? R1, इसके लिए भी क्या बोला बेटा? R2, और इन दोनों को मिला दिया, और इसको ऊपर ले गए डॉट 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 डॉट, इसको नीचे ले गए, ऐसे इसको ले गए। इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी बेटा? R। तो इसके लिए क्या R क्या आएगा? R = R1 + R2 / 2।
ये इसके लिए रेडियस हो गई। बात समझ में आ रही बेटा? इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, इसकी रेडियस को निकाल सकते हैं, जहां पर वो एक दूसरे के सरफेस को क्या करे बेटा, टच करे, इस सरफेस को टच करे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो अब इसके बारे में लिख लेते हैं बेटा, ठीक है। द डिस्टेंस लिख लो, द डिस्टेंस, या हाफ लिख लो, सही बात है। द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर, है ना, टू, यहां से चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, टू यहां से चेंज कर लो, यहां तक सेम है, आगे को चेंज कर लो थोड़ा सा। क्या बोलेंगे, नियर बेरिंग एटम, पड़ोसी बोलते हैं ना, नेबरिंग, नेबरिंग एटम, नेबरिंग एटम which are touching each other, ठीक है ना बेटा। पड़ोसी क्या करे, एक दूसरे को टच करे, है ना। जब पड़ोसी को टच करेगा तो क्या कहलाएगा वो, ईच कॉल्ड मेटालिक रेडियस। क्या कहलाएगी बेटा, मेटालिक रेडियस। फॉर्मूला लिख लो, बना लो इसको। उसके बाद हेडिंग डालो वंडरवाल रेडियस। क्या बेटा, वंडरवाल रेडियस। और जो वंडरवाल रेडियस मिलेगी, पहले पॉइंट मार्क करके लिख लो, वो हमेशा मॉलिक्यूल के बीच में मिलेगी। कहाँ मिलेगी बेटा, मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है ना। आपसे कोई पूछे कि एटम के लिए निकालो, नहीं, मॉलिक्यूल के बीच में निकलती है हमेशा। अगर आपको मॉलिक्यूल के फॉर्म में जैसे O2 हो गया, H2 हो गया, CO हो गया, जब भी मॉलिक्यूल मिलेगा और लिक्विड और गैस की फॉर्म में ही आपकी वो वंडरवाल वो रेडियस को शो करेगा, ठीक है ना। लिख लो वंडरवाल रेडियस क्या होती है बेटा, लिख लो वंडरवाल रेडियस, वंडर वाल रेडियस एग्जिस्ट बिटवीन कहां पे करेगी, एग्जिस्ट ऐसे लिखो, जर्नली बिटवीन कहां पे, टू मॉलिक्यूल। किस में करेगी बेटा, टू मॉलिक्यूल, ठीक है ना, दो मॉलिक्यूल के बीच में। कैसे करेगी देखो, मान के चलो या बोल सकते हैं कोवालेंटेड मॉलिक्यूल। क्या बोल सकते हैं बेटा, कोवालेंटेड मॉलिक्यूल। देखो कोवालेंटेड मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, ये हमारे तो डायग्राम भी ऐसे जाते हैं तूफान की तरह टेढ़े मेढ़े, जिधर को तूफान आया उधर को ही बहक गए, है ना। यहाँ पे कुछ इसका न्यूक्लियस होगा पॉइंट, ठीक है बेटा, ये मॉलिक्यूल हो गया, और इनके बीच में कौन सी रेडियस होगी, कोवेलेंट रेडियस। ये बोल सकते हैं कोवेलेंटेड मॉलिक्यूल, है ना। और एक ही मॉलिक्यूल इधर होगा, दो मॉलिक्यूल के बीच बात कराना बेटा, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। देखो अब जब हम इन दोनों को मिला देंगे, देखो बेटा वंडरवाल रेडियस क्या ऐसी रेडियस होती है, रिपल्सिव होती है। ये मॉलिक्यूल क्या दूर दूर है, दूर दूर क्यों है, क्योंकि इनके बीच में क्या हो रहा होगा, रिपल्सन हो रहा होगा। तो वंडरवाल रेडियस को हम रिपल्सिव रेडियस भी बोल सकते हैं, क्योंकि दूर दूर जितना रहेंगे उतनी ही ज़्यादा वंडरवाल रेडियस क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी, उसकी लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा कवर करेंगे। इसलिए वंडरवाल रेडियस को सबसे ज़्यादा जो कंसिडर किया जाता है गैसियस मॉलिक्यूल में, है ना, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल में क्या होता है, रिपल्सन होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे से दूर रहना चाहता है। ऐसे समझ सकते हो आप, जैसे एक घर के अंदर दो पहलवान हैं और दोनों को अपनी ताकत के ऊपर घमंड है। वो कहता है कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, दूसरा कहता है मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो दोनों के बीच में क्या होगा बेटा, एक ईगो नाम का वर्ड होगा। तो वो सोचेगा मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं ज़्यादा पावरफुल, क्या वो एक साथ रह पाएंगे एक घर के अंदर, नहीं रह पाएंगे।
नहीं रह पाएंगे, क्या रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, क्योंकि उनके बीच में क्या है, ईगो, और वो ईगो का वर्ड कौन है, रिपल्सन। बात समझ में आ रही है? ईगो वर्ड जो काम कर रहा है वो किसकी तरह काम कर रहा है, एक रिपल्सन की तरह काम कर रहा है। तो जितना ज्यादा इनके बीच में रिपल्सन होगा उतना ही ज्यादा वंडर वाल रेडियस भी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। तो वंडर वाल रेडियस लाइक एज ए रिपल्सिव रेडियस, ठीक है ना। चलो तो मान के चलो इस सेंटर से इसकी कुछ डिस्टेंस होगी यहां तक r, बस इसको मिला दो इस तरीके से। मान के चलो बेटा इसकी जो रेडियस होगी इस पॉइंट पे r1 होगी, इस पॉइंट पे r2 होगी, और इसके बीच की टोटल कितनी होगी, r, ठीक है बेटा, r1 होगी और इसके लिए क्या होगी, r2, ठीक है ना। अब हमें इसके लिए बीच में क्या निकला है, r इक्वल टू r1 प्लस r2 बाई 2। देखो फॉर्मूला सबका सेम है, बोलने का और देखने का नजरिया सबका अलग अलग है। फाइनल निकालना दोनों को ऐड करके ही है और डिवाइडेड बाई 2 करके, बाकी डेफिनेशन सबकी अलग है, मेथड सबका अलग है अलग। तो आपसे इसमें जो ऑर्डर पूछा जाता है बेटा, वो ऑर्डर ये पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी। बात समझ में आ रही है? चलो मैं पूछता हूं आपसे ऑर्डर, लिख लिया बेटा, ये बॉन्ड लेंथ ऑर्डर लिख लो, अरेंज द, क्वेश्चन लिख लो, अरेंज द डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, कोई भी ऑर्डर पूछ सकता है, मैं डिक्रीजिंग पूछ रहा हूं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ रेडियस। रेडियस का बताना बॉन्ड लेंथ की फॉर्म में। तो बेटा बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, बोलो भाई, सबसे ज्यादा डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा, सबसे ज्यादा होगी हमारी, बोलो, ऐसे लिख सकते हो बॉन्ड लेंथ ऑर्डर के लिए आर वंडरवाल, आरवी का मतलब वंडरवाल, फिर आर किसके लिए होगी बेटा, लैटिस, मेटल लैटिस के लिए, क्योंकि वो सरफेस पे टच हो रहे थे, तो एम के लिए, फिर आर सबसे कम किसके लिए होगी बेटा, बताओ सबसे, बेटा बॉन्ड लेंथ का मतलब डिस्टेंस, किसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, सबसे ज्यादा किसके बीच में है, इसके, और सबसे कम किसकी होगी, बोलो आर, बोलो भाई कोवलेंट रेडियस आर सी। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर अरेंज करना, डिक्रीजिंग सबसे ज्यादा, वंडर, फिर मेटालिक, फिर कोवलेंट। बात समझ आ रही बेटा? अच्छा एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, अभी यहाँ पे पूछ लेता एनर्जी ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर। तो एनर्जी ऑर्डर क्या होगा बेटा, इसका रिवर्स होगा। देखो क्यों, देखो ये वाला जो, इसको एक मिनट के लिए मान के चलो ये वंडरवाल रेडियस है ये वाला। अब एक ऑर्बिटल या एक सेल दूसरी सेल के अंदर इस तरीके से पेनिट्रेट हुई हुई है, बंधी हुई है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए कम चाहिए, बेटा बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। बात समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। कैसे, देखो ये अंदर एक दूसरे के, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, मेरी बात समझ में आ रही? लेकिन जब मैं वंडरवाल रेडियस की बात करूंगा तो मॉलिक्यूल क्या दूर दूर है, तो थोड़ी सी उनको हीट देनी है और अपने आप ही ऑटोमेटिक दूर चले जाएंगे। उनको तो बस थोड़े से फोर्स से रोक रखा है, भाई रुके रहो बस। बात समझ में आ रही बेटा? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर रुके हुए हैं, उनको थोड़ी सी एनर्जी दो अलग हो जाएंगे। तो मुझे एनर्जी ज्यादा कहां खर्च करनी पड़ेगी, बोलो आर सी में उससे कम, आर एम में उससे कम, आर वी में। ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका हो गया बेटा, एनर्जी, और ये किसका हो गया, बॉन्ड लेंथ का। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इस तरीके से आपको बेटा ये याद रख लेना, ठीक है। चलो इसके बाद हमने ये डिस्कस कर लिया, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एटॉमिक साइज। अब कौन कौन से फैक्टर जो है एटॉमिक साइज बोल दो या एटॉमिक नंबर को अफेक्ट करेंगे। रेडियस की बात कर ली, एक रेडियस बची है अपनी आयनिक रेडियस, उसको हम आगे बात करेंगे, क्योंकि उसके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं एक फोर्स की वजह से रुके हुए होते हैं। अच्छा आपसे पूछे क्या आयनिक बॉन्ड के बीच में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है या यस और नो, बोलो अपना आंसर बताइए, बोलो बेटा। तो आपका आंसर होना चाहिए नो, क्योंकि आयनिक बॉन्ड के अंदर कभी भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, कटायन और अनायन का फोर्स होता है,
उस फोर्स को क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो तभी तो क्या होते हैं आयनिक बॉन्ड, क्या होते हैं आयनिक, NaCl है। अब NaCl में आपको अगर ऐसे लिख के दे देना वो बेटा गलत है, इसलिए आप जब भी आपको NaCl लिख के देगा वो एकदम ऐसे दिखाएगा Na+Cl-, क्योंकि इनको एक फोर्स से रोके हुए हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रोके हुए हैं, और एकदम जैसे उनको थोड़ी सी हीट देते हैं तो उनके अंदर क्या बेटा आयनिक बॉन्ड में टूट जाते हैं, अपनी आयनिक बॉन्ड में। और कितने में टूटते हैं? 100% डिसोसिएट होते हैं। बात ध्यान रखना, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है उसमें बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है सिग्मा बॉन्ड, वो बनते ही शेयरिंग से, और जब शेयरिंग होगी तो उनमें जितनी शेयरिंग होगी उतने ही बॉन्ड बनेंगे। तो हेडिंग डालो बेटा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एटॉमिक साइज। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एटॉमिक साइज। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? नंबर 1 न्यूक्लियर चार्ज। पहला पॉइंट डालो बेटा न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज को, जो न्यूक्लियस के पास चार्ज होगा उस चार्ज को बोलते हैं हम जेड इफेक्टिव। क्या बोलते हैं बेटा उस चार्ज को हम? और क्या बोल सकते हैं उस न्यूक्लियर चार्ज को? एरो लगा के इसके आगे लिख लो, उसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जेड इफेक्टिव भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? उस न्यूक्लियर चार्ज को क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब क्या इफेक्ट है न्यूक्लियर चार्ज का? किसके ऊपर? किसी भी सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, चलो हम समझ सकते हैं बहुत अच्छे से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में दो तरीके का चार्ज, एक जो डिपेंड करता है वो करता है स्क्रीनिंग इफेक्ट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? वो स्क्रीनिंग इफेक्ट के ऊपर। जो जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? स्क्रीनिंग, लिख लो ऐसे लिखो, डिपेंड ऑन स्क्रीनिंग इफेक्ट, और इसको बोलते हैं शील्डिंग, SHI, शील्डिंग इफेक्ट। और शील्डिंग इफेक्ट के बाद स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, और एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं रिपल्सिव इफेक्ट भी बोल देते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट भी हो गया, शील्डिंग हो गया, और कौन सा है? शील्ड, SHIEL, शील्डिंग इफेक्ट है ना। चलो इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट और रिपल्सिव इफेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, एक नाम और होता है इसका, मेरे याद नहीं आ रहा, चलो जैसे बीच में याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मैं बात करता हूं अभी स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। जहां पर जेड इफेक्टिव, ऐसे लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो आप ऐसे लिख लो बेटा, गरीब आदमी और अमीर आदमी। अमीर आदमी कौन होंगे? इफेक्टिव। जहां पर पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा वहां पर जेड इफेक्टिव क्या होगा बेटा? इंक्रीज करेगा। बताता हूं कैसे करेगा। जहां पर इफेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट कम ज्यादा होगा वहां पर जेड इफेक्टिव डिक्रीज करेगा। जहां पर इफेक्टिव मतलब पूरा इफेक्ट उसी का लग रहा है, दूसरा कोई इफेक्ट लग ही नहीं रहा, और जहां पर पुअर होगा वहां पे जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। कैसे होगा देखो बेटा, इसको रफ कर देता हूं, फिर मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। इसको रफ कर देता हूं, फिर मैं स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में बात करता हूं। इसको रफ कर, ये तो लिख लिया होगा ना, इसको लिख लो और फिर यहां पे बात करते हैं। चलो यहां पर इस तरीके से समझो, अभी जैसे आपके ऑनलाइन लेक्चर चल रहे हैं, और ऑनलाइन लेक्चर के बाद 10 दिन के बाद आपका ऑफलाइन हो जाए, ऑफलाइन हो गया,
ठीक है बेटा। 10 दिन के बाद क्या हो गया, आपका ऑफलाइन हो गया, सारा सिस्टम ऑफलाइन हो गया। आप लोग यहाँ पे पढ़ने आने लगे, क्या हो गया, सब लोग यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो गई, हम भी पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हो, सारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अचानक से एक दिन क्या हो जाए, यहाँ पे अनाउंसमेंट हो कि बरेली के अंदर कि सलमान खान पधार रहे हैं, कुछ कोविड-19 को लेके कुछ भाषण देंगे, और वो मान के चलो जैसे कि आपका भी ये लाइव सेशन चल रहा है, हम क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, आप भी और हम भी, आपको पता चले कि कल सलमान खान आ रहा है, उसकी एंट्री होगी 10 बजे, 10 बजे नहीं 11 बजे बोल दो, क्योंकि 10 बजे तो आपकी क्लासेस स्टार्ट होती है, आपकी तो 2 घंटे क्लास होती है ना, चलो ऐसा समझो। मान के चलो हम क्लास में पढ़ रहे हैं और सलमान खान भाई साहब आ रहे हैं कल 12 बजे, ठीक है, 12 बजे आ रहे हैं, और क्लास का टाइम है छूटने का 12, एग्जैक्ट 12 बजे, कि ठीक है ना, सलमान खान भाई साहब आए। देखो बेटा, मैं शील्डिंग इफेक्ट समझा रहा हूं, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। उनका टाइमिंग है कल 12 बजे, ठीक है, क्लास हो रही है आपकी, आप भी लाइव बैठे हो, मैं भी क्या बेटा क्लास के अंदर लाइव बैठा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे 12 बजे, ठीक है, आपकी क्लास चल रही, आपको दिल में यही है कि यार जाना है, मेरे को देखना है, जाना है, मेरे को देखना है, जाना है, मेरे को देखना है, पर करूं क्या मैं। अचानक से उस दिन टीचर ने कुछ अच्छा टॉपिक डिस्कस कर दिया और टाइम हो गया भाई साहब, कितना टाइम हो गया, 12:30 का, कितना टाइम हो गया बेटा, 12:30 का टाइम हो गया, इधर देख लो। तो यहाँ पे सलमान खान भाई साहब आ गए हैं। सलमान खान भाई साहब कौन है, न्यूक्लियर चार्ज, क्या भाई साहब, सलमान खान यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे जब सलमान खान भाई साहब न्यूक्लियर चार्ज हैं, तो जब 12:30 बजे क्लास छूटेगी तो भैया एक क्राउड खड़ा हो गया होगा उसके चारों तरफ, मान के चलो यहाँ पे टावर चौक पे आ गया है सलमान खान, यहीं पे ग्राउंड में खड़ा है। अब उसके चारों तरफ क्या हो गया बेटा, क्राउड हो गया होगा। जब इसके चारों तरफ क्राउड हो गया होगा तो अब आप जा रहे हो देखने के लिए, जाओगे नहीं जाओगे बेटा। ये भाई साहब यहाँ पे सलमान खान खड़े हैं, ये क्राउड है, कौन है ये, क्राउड, इस तरीके से क्या बोलेंगे इसको, क्राउड, भीड़ है। अब मान के चलो 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जिसकी हाइट 6 फीट है और एक की हाइट 4 फीट है, 2 तरीके के लोग हैं। अब ये बताओ बेटा, जब ये क्राउड आ गया होगा, इसकी हाइट 2 तरीके से मेजर कर सकते हो, कि मान के चलो आपकी हाइट कितनी बेटा, 6 फीट है ना, तो आप यहां कहीं दिखाई दोगे, आपकी हाइट कितनी है, 6 फीट, और इन लोगों की हाइट कितनी है, 4 फीट, बात समझ रहे हो। तो आप सलमान खान को आसानी से देख सकते हो, देख सकते हो नहीं देख सकते हो भाई, आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। आप आराम से पीछे जाओगे, बिल्कुल पीछे जाओगे और इस तरीके से खड़े होकर आराम से देखते रहोगे पीछे हटके, है ना, क्योंकि आपकी हाइट ज़्यादा, हाइट का फायदा उठा रहे। दूसरे में क्या, इसमें क्या हो सकता है कि भाई साहब ये अब आपकी हाइट को हम 4 फीट कर दें, इसको हम 6 फीट कर दें, और इस वाली हाइट को क्या कर दें बेटा, 4 फीट। अब आपको प्रॉब्लम हो रही है, अब आप पीछे जाओगे, ऐसे ऊंचा कुचक के देखोगे, ऐसे ऊंचा कुचक के देखोगे नहीं देखोगे, ऐसे ऊंचा कुचक के जाओगे, पीछे हटोगे, कोई डिवाइडर वगैरह लगोगे, ऐसे ऊंचा कुचक के देखोगे, ऐसे ऊंचा कुचक देखोगे ना। तो यहाँ पे 2 केस बनते। अब दोनों केस में, अभी हमने दोनों केस बताए थे कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव। अब इसमें पुअर किस में होगा और इफेक्टिव किस में होगा, आप दोनों में बेटा सोच के बताओ कि दोनों में ज्यादा इफेक्ट कहां पर शो करेगा, बताओ बेटा, बोलो। अब यहां पे बताओ, जहां से यहां पे दूर है, यहां पर दूर है, और यहां पे क्या है बेटा, अब ये बताओ, जो इसका अट्रैक्शन होगा, क्या न्यूक्लियस के पास अट्रैक्शन होगा आउटर मोस्ट सेल से, कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये कोशिश करेगा इनको हटाने की, बात समझ में आ रही, क्योंकि अब जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा यहां पर क्या होगा बेटा, ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्या होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा। किसके साथ होगा, इस वाली सेल के साथ, इसके साथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये इसको देखने के लिए और दूर जाएगा और दूर जाएगा, दूर जाएगा,
क्योंकि वो सोचेगा कि डिवाइडर पे जाके खड़ा होकर मैं देख सकता हूं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। जितना दूर जाएगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, कम होता जाएगा। तो यहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा ज्यादा होगा। इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट इसका न्यूक्लियस के साथ जो इनर सेल होगी उसका ज्यादा होगा, आउटर मोस्ट सेल का क्या हो जाएगा बेटा, पुअर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। जब यहाँ पे पुअर इफेक्ट होगा तो मुझे बताइए, तो जेड इफेक्टिव होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, आ रही बात समझ में, नहीं आ रही मेरी? ठीक है बेटा, बात मेरी समझ में आ रही बात। देखो ये क्या बोल रहा था कि देखो कहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, कहाँ कम होगा, ये चीज आपको देखनी है। देखो जब उसकी बंदे की हाइट, आपकी हाइट कितनी 4 फीट, तो क्या आप इसको देख पाओगे? अट्रैक्शन है, मान के चलो यहां पे आप खड़े हो तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है आपके पास, इसका बेटा अट्रैक्शन होगा, होगा नहीं होगा? लेकिन इससे ज्यादा अट्रैक्शन किसका है, इसका, इसका, इसका। ठीक है बेटा। अब मान के चलो इनकी हाइट है 6 फीट, इनकी हाइट है 4 फीट, क्या आप इसको देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। तो आप कोशिश क्या करोगे, या तो इनको हटाने की कोशिश करोगे, और जब इनको हटाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, दोनों के बीच में झगड़ा होगा, फिर रिपल्सन होगा, होगा नहीं होगा? तो ये दूर जाएगा। दूर जाने का मतलब ये तो दूर जाएगा कि भाई आराम से डिवाइडर पे खड़ा होकर देख सकूं मैं, वो जो 6 फीट है उनके बराबर हाइट का होके आराम से देख सकता हूं। या फिर इनको हटाने की कोशिश करेगा, जब हटाएगा तो इनके साथ क्या होगा बेटा, एक रिपल्सन क्रिएट होगा। क्या होगा, मान के चलो यहाँ पे कोई खड़ा है, इसके साथ इसका रिपल्सन होगा, इनका इसके साथ रिपल्सन होगा, सबके साथ क्या होगा, रिपल्सन होगा। जब रिपल्सन होगा तो ये दूर जाएगा, दूर जाएगा, दूर जाएगा, दूर जाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता जा रहा है, पुअर होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है बेटा, पुअर। तो इस केस में क्या होगा, पुअर, SHIELD, शील्डिंग इफेक्ट है ना, क्या होगा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। लेकिन जब यहां पे बात करते हैं तो न्यूक्लियस, मान के चलो एक बंदा यहां पे खड़ा है, एक यहां पे खड़ा है, आपकी हाइट कितनी, 6 फीट, और यहाँ पे 4 फीट वाले लोग हैं, तो क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन न्यूक्लियस, ये ज्यादा बड़ा बना दिया, छोटा बनाओ इसको, ठीक है ना बेटा, ये बीचों बीच है ना। अरे यार हमारी तो ड्राइंग भी, ऊपर वाले तने सब कुछ सही किया पर ये गलत कर दिया, हमारी ड्राइंग खराब बना दी। ठीक है बेटा, मान के चलो यहाँ पे क्राउड खड़ा है बेटा, ये ठीक है ना, ये क्राउड खड़ा है, तो आप क्या करोगे, पास आओगे, पास आओगे, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन देखो आराम से दिख रहा है, तो सलमान खान भाई साहब आपको देख सकते हैं क्योंकि आप हाइट का फायदा उठा रहे हो। तो ये जाएंगे, अट्रैक्शन इसका भी होगा न्यूक्लियस से, ये बीच वाला हटाओ, इस तरीके से इसका भी अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस से, एक यहाँ पे मान लो, एक यहाँ पे मान लो। ठीक है बेटा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अट्रैक्शन होगा, इनका भी अट्रैक्शन होगा, इनका भी अट्रैक्शन होगा, इनका भी होगा, इससे भी होगा, और इसका भाई साहब का भी होगा। अब ये जैसे जैसे पास आएंगे अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है न्यूक्लियस का, क्योंकि हाइट का फायदा उठा रहे, और वो आराम से भीड़ में खड़े होकर आराम से देख सकते, वो इस सेल के अंदर भी घुस जाए। लेकिन यहाँ पर रिपल्सन होगा, लेकिन रिपल्सन क्या होगा बेटा, कम होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा लेकिन कम होगा, और यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आपकी हाइट ज्यादा है, मतलब आपका साइज बड़ा है, और जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा उतना अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। और न्यूक्लियस से जब अट्रैक्शन कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं, तो जब आपका साइज ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो क्या होगा बेटा, आपका शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है इससे है, लेकिन साइज ज्यादा बड़ा है, इस वजह से है क्योंकि वो पास आता चला जाएगा, पास आता चला जाएगा, पास आता चला जाएगा, और इनके बीच में रिपल्सन बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और जब रिपल्सन बढ़ता चला जाएगा तो क्या होगा, इफेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। यहाँ पर डिक्रीज होता जाएगा, दूर जाता जाएगा, दूर जाता जाएगा, तो यहाँ पर इफेक्टिव होगा। क्या होगा यहाँ पे बेटा, इफेक्टिव शील्डिंग होगा। देखो ये पास आने की कोशिश करेगा, ये इसको भगाने की कोशिश करेगा, बात समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ पे तो आ ही नहीं सकता बेटा, 6 फीट है पहले से ही, तो क्या करेगा, दूर जाएगा, है ना, तो वहां पे अट्रैक्शन कम होता चला जाएगा। सॉरी उल्टा तो नहीं बोल गया, जब ये दूर जाएगा तो अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, तो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ऐसे बोलो, इफेक्टिव होगा, उल्टा बोल गया बेटा मैं, ठीक है।
यहां पर इफेक्टिव होगा। देखो जितना दूर जाएगा उसका साइज बढ़ता जा रहा है, अट्रैक्शन कम होता जा रहा है, ठीक है। दूर जाएगा और पास में आएगा तो क्या होगा बेटा, देखो पास में आएगा, न्यूक्लियस के पास आएगा तो अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता, क्योंकि सलमान खान की बॉन्डिंग फिर इस बंदे से बनती चली जाएगी। इनको तो देख ही रहा है, उसको जल्दी देखेगा, ठीक है ना। तो यहां पर आपका होगा पुअर, क्या होगा बेटा, पुअर। देखो उल्टा बोल गया था यहाँ पे, जितना दूर जाएगा साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। जितना दूर जाएगा उसका अट्रैक्शन खत्म होता जाएगा, लेकिन ये जितना आएगा पास आएगा, पास आएगा, अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ता जाएगा और रिपल्सन बढ़ता जाएगा, क्योंकि दूसरे को भगाने की कोशिश करेंगे। जब रिपल्सन घटता चला जाएगा तो क्या होगा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा, ठीक है बेटा। इस चीज को थोड़ा लिख लेना। तो जब वो अट्रैक्शन होगा इनका तो कैसा होगा, पुअर होगा। तो यहाँ पे लिख लो अट्रैक्शन, और इनके बीच में क्या होगा, ये जो एरो लगा रखा है यहाँ पे होगा रिपल्सन, दूर भागने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे पुअर शील्डिंग होगा, यहाँ पर इफेक्टिव शील्डिंग होगा। चलो यहाँ से आपको बात समझ में आ गई होगी। इस तरीके से देख लेते हैं, और ठीक है, इस तरीके से देख लेते हैं। और ये आप बना लो गोले बना लो। देखो जितना दूर जाएगा वहां पर इफेक्टिव साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा बेटा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अट्रैक्शन कम होता जा रहा है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जा रही है उसकी। चलो इस चीज को आपने समझ लिया होगा। अब बात करते हैं बेटा, अब हम अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बात करते हैं केमिस्ट्री के, ठीक है। इसकी बात करते हैं प्लस, ये सेल है बेटा 2, ठीक है। और यहां पर इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, ये आपका न्यूक्लियस है, और ये इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। तो बेटा इसका अट्रैक्शन होगा, इसका भी अट्रैक्शन होगा, और इसका भी अट्रैक्शन होगा। अब मुझे बताइए कहाँ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बोलो। तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन। क्या होगा यहां पे, क्या होगा बेटा, रिपल्सन। क्या होगा यहाँ पे, रिपल्सन, और यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन। ये अट्रैक्ट कर रहा है ना अपनी साइड में। चलो तो अब यहाँ से एक चीज देखो, जितना ज्यादा रिपल्सन इंक्रीज होगा, रिपल्सन इंक्रीज करेगा तो आपका स्क्रीनिंग एसई इफेक्ट भी इंक्रीज करेगा। जब वो करेगा तो उसका साइज भी क्या करेगा बेटा, साइज भी इंक्रीज करेगा। जब साइज इंक्रीज करेगा तो हमारा जो इफेक्टिव है वो डिक्रीज करेगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन जब रिपल्सन की जगह अट्रैक्शन हो जाएगा, जितना ज्यादा, जैसे 6 फीट और 4 फीट की बात कर रहे हैं पहले केस में, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज करेगा, और साइज भी क्या करेगा बेटा, उसका डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पास आता जा रहा है, पास आता जा रहा है, और उसका जो जेड इफेक्टिव है वो भी इंक्रीज करेगा। बात समझ आ रही, ये पॉइंट लिख लेना। अब यहां से हम लिख सकते हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, और क्या बेटा, अब हेडिंग डालो स्क्रीनिंग इफेक्ट, उसकी डेफिनेशन लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मतलब जितना वो पास आएगा न्यूक्लियस के उतना उसका अट्रैक्शन बढ़ेगा, बढ़ेगा तो उसका जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा। आप हेडिंग डालिए स्क्रीनिंग इफेक्ट, उसकी डेफिनेशन में लिखिए कि एक्चुअल में स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है, ठीक है बेटा। चलो ठीक है बेटा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात कर रहे थे, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट के लिखो, द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख लो। चलो मैं बोलता क्या, लिख ही देता हूं। द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ outermost cell, outermost इलेक्ट्रॉन लिख लो या सेल इलेक्ट्रॉन्स लिखो, यह ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना बेटा। इलेक्ट्रॉन्स लिखो। द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ outermost electron by inner electron from the change of the nucleus, from the
change of nucleus of an atom is called screening effect. The screening effect of outermost electrons by inner electron from the change of nucleus of an atom is called screening effect. आउटरमोस्ट का और इनर इलेक्ट्रॉन के कारण जो भी उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा आपका बेटा, बोलो, वो आपका क्या कहलाएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट निकलवाएगा। और स्क्रीनिंग इफेक्ट मैंने पूरा अच्छे से बताया है कि दो तरीके से मैंने बताया कि एक बंदे की हाइट 6 फीट है, एक बार उसकी 4 फीट है। जब वो 6 फीट की हाइट से बंदा क्राउड को देख रहा होगा तो सलमान खान भाई साहब का उससे अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो पास में आएगा, धीरे 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 पास में आएगा, तो वहां पर रिपल्सन बढ़ता जाएगा। और जैसे अट्रैक्शन होगा तो बेटा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो सेल्स की जो डिस्टेंस है वो कम होती जा रही है। देखो अभी बता रहे थे, अगर इसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी 4 फीट हाइट है और इसकी 6 फीट है, तो ये बेटा धीरे धीरे पास में आएगा, तो ये पहले यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर उसके पास में जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस का पूरा अट्रैक्शन इनसे बढ़ता चला जाएगा। रिपल्सन बढ़ रहा है लेकिन अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इफेक्टिवली न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही बेटा। और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर बंदे की हाइट इधर देखो प्लस, और बंदे की हाइट इसकी 6 फीट है और इसकी हाइट 4 फीट है, तो बेटा क्या होगा, दूर जाएगा, दूर जाएगा, दूर जाएगा, दूर जाएगा, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। क्योंकि पास आगे तो देख नहीं सकता वो, तो पीछे हटेगा, दूर जाएगा, दूर जाएगा, दूर जाएगा। जब वो दूर जाएगा तो बेटा क्या होगा, तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, इफेक्टिव शील्डिंग इफेक्ट होगा। जितना याद वहां पे शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि इनके बीच में रिपल्सन ज्यादा है। क्यों, क्योंकि उस सामने वाला क्राउड उसको देखने नहीं दे रहा, उसको दूर भगा रहा है, जा भी दूर देख। वो जाकर डिवाइडर वाइडर कहीं छत पे लटक वटक के देखेगा, जो देखेगा तो क्या हो रहा है बेटा, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, साइज बढ़ता जा रहा है। साइज जितना बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, उसका डिस्टेंस बढ़ेगा, बढ़ेगा तो क्या होगा, इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज होगा। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है? अगर मेरी बात यहां तक समझ में आ गई है, ठीक है बेटा, अगली क्लास में हम यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। चलो इसके कुछ पॉइंट्स रह गए थे शील्डिंग इफेक्ट के, वो लिख लो, फिर हम बात करेंगे अगली क्लास में डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। चलो इससे पहले आप एक चीज और लिख लो बेटा, जो शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा किसमें होगा, जो शील्डिंग इफेक्ट होगा सबसे ज्यादा बताओ कौन से ऑर्बिटल में होगा? सबसे पहले पास ऑर्बिटल कौन सा होता है, न्यूक्लियस के पास कौन सा ऑर्बिटल सबसे पास होगा, एस के बाद कौन होगा, पी, फिर डी, फिर एफ, है ना। तो इसमें जो शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा किसके बीच में होगा, बोलो बेटा, बोलो बोलो, इफेक्टिव शील्डिंग कहां पे ज्यादा होगा, बोलो बेटा, एस सबसे ज्यादा किसमें होगा, एस में, उसके बाद पी में, उसके बाद डी में, सबसे कम एफ में। ये शील्डिंग इफेक्ट पावर होगी, SHIELDING, शील्डिंग इफेक्टिंग पावर, ठीक है ना बेटा। तो क्या होगी उसके लिए, SPDF। सबसे ज्यादा किस में होगी, S में, फिर P में, फिर D में, सबसे कम कहाँ होगी बेटा, F में, क्योंकि उसके अंदर F के अंदर क्या रहा, 14 इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा साइज बढ़ गया, है ना, तो उसमें सबसे कम हो जाएगी, ठीक है ना। ये इफेक्टिव की बात कर रहे हैं बेटा, शील्डिंग इफेक्टिव, ये टोटल जो इफेक्टिंग है तो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो लिख लो, अगर आपकी पुअर शील्डिंग होगी, अब देखो बेटा पुअर शील्डिंग कहां मिलेगी देखने को आपको, एफ ऑर्बिटल में। जहां पर पुअर शील्डिंग होगी वहां पर आपका साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, बताएंगे अगली क्लास में बताएंगे। और जहां पर इफेक्टिव होगी वहां पर साइज इंक्रीज करेगा। जहां पर आपकी इफेक्टिव शील्डिंग होगी वहां पर साइज क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा। चलो बात करते हैं इफेक्टिव कब होगी, जब ज्यादा रिपल्सन होगा, ठीक है बेटा। चलो आज यही कर लेते हैं, अगली क्लास में हम कुछ एफ और डी के बारे में बात करेंगे कि उनके बीच में
शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा और कम क्यों हो रहा है। ठीक है, चलो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।